हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कर नए पॉइंट्स ऑफ एफआई बीकॉम के कुछ फाइनेंशियल टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रेडी? प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 2 हुआ था, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, बट वीडियोस नहीं आएगा उसका साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बट क्या क्या पढ़ा है अब तक एक बार पहले रिवाइज कर लेते। सबसे पहला मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस यूज टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, बराबर है। उसके बाद फिर मैंने आपको हमारे सर और टीचर चैंपियन ने एक पढ़ाया था, स्टैंडर्ड रूल्स, ऑब्जेक्टिव रूल, रिलायबल अकाउंट, कंप्लीट, ट्रू एंड फेयर व्यू, बराबर है कि नहीं, ये हो गया था। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, बिजनेस एंटिटी और उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ा दिए। 4 पॉइंट्स हमने देखे थे यहाँ तक। यह आपका पिछला लेक्चर हो गया, लेक्चर नंबर 2। आज लेक्चर 3 में कुछ नया पढ़ने वाले, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मनी मेजरमेंट। क्या होता है मनी मेजरमेंट? पैसे को तोलने का ना, मनी रखने का और मेजर करने का, कितना हुआ है इसका वजन, बराबर। बिजनेस ऐसा करेगा क्या कि इतना वजन है, पैसा गिनेगा नहीं, पैसा का इतना वजन है, 1 किलो पैसा, 2 किलो पैसा, 5 किलो पैसा, ऐसा नहीं। यहाँ पे मनी मेजरमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस जो है वो सिर्फ पैसे की चीजों को रिकॉर्ड करता है। बिजनेस की किताब में हम सिर्फ और सिर्फ पैसे की चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें पैसा आने वाला है, जाने वाला है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, सिर्फ वही रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकी कुछ भी रिकॉर्ड किया नहीं जाता है, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो। तो इसका डेफिनेशन क्या दिया है? अंडर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, accountant record and reports the business transaction only in terms of money. According to this concept, accountant records and report the business transaction only in terms of money. याद रहेगा, according to this concept, कौन सा concept? Money measurement. According to the money measurement concept, the accountant records and reports the business transaction only in terms of money. Clear? नेक्स्ट पॉइंट है अक्रूवल। ये भी आपने सुना है, व्हाट इज अक्रूवल? 11वीं में पढ़ा है अक्रूवल। क्या होता है अक्रूवल? जो बिजनेस आप कर रहे हो, देखो ये सारे पॉइंट ना बिजनेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर क्लियर बोला है अक्रूवल। अक्रूवल मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एम्प्लॉय को काम पे रखा, बैठ जा। मैंने एक एम्प्लॉय को काम पे रखा है सैलरी पे, तो क्या पहले दिन में इसको पगार दे दूंगा? नहीं, बट ये तो मालूम है कि इसको पगार देने का है, मतलब पगार अक्रूवल हो चुका है। आपने दिया है या नहीं दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजें अक्रू हो गई है तो उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बिजनेस जो है वो अक्रूवल बेसिस पे चलता है। जैसे ही वो चीज अराइज हो गया आप लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, भाई पहले दिन आया पगार पे, पहले दिन तो पगार देने का नहीं है, देने का महीने के एंड में। अब महीने के एंड में दिया नहीं, बट पगार जनरेट तो हो गया है ना, तो देना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसे कहते हैं अक्रूवल बेसिस। मैंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो ब्याज आज ही मिलेगा क्या? नहीं, साल भर के बाद मिलेगा, 2 महीने के बाद मिलेगा। अगर नहीं भी मिला है तो भी मिलने वाला है, ये मालूम पड़ गया है, मिलने वाला है, अक्रूवल है, अक्रू हो चुका है। समझ में आया? तो अक्रू का मतलब क्या होता है? जनरेट हो जाना, चाहे खर्चा जनरेट हो जाए चाहे इनकम जनरेट हो जाए। तो बिजनेस जो हिसाब किताब करता है वो अक्रूवल बेसिस पे करता है। अगर कोई आपको पूछेगा कि आपका बिजनेस कौन से बेसिस पे वर्क करता है, तो बिजनेस वर्क्स ऑन अक्रूवल बेसिस। हम जो बिजनेस करते हैं वो कौन से बेसिस पे करते हैं? अक्रूवल बेसिस पे करते हैं। क्या डेफिनेशन दिया है? अकाउंट्स कैन बी केप्ट आइदर ऑन कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कैश मतलब मनी मेजरमेंट तो आ ही गया उसके अंदर, और दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस मतलब पगार जनरेट हुआ है, दिया है नहीं दिया है, देना तो पड़ेगा, खर्चा तो आउटस्टैंडिंग है तो रिकॉर्ड तो करते हो ना। प्रीपेड पहले भर दिया है, अक्रूवल हो चुका है वहां पे भी,
दोनों को आप रिकॉर्ड करते हो, इसलिए बिजनेस जो है वो अक्रूवल बेसिस पे चलता है, यानी कि कैश या तो अक्रूवल। समझाइए, चलिए नेक्स्ट। अक्रूवल कंसेप्ट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एज दे आर अर्न और incurred and not as money is received or paid। मैंने क्या बोल दिया, सैलरी दिया नहीं है लेकिन देने का है ना, आज नहीं तो कल तो देना पड़ेगा, अक्रूवल है तो उसे रिकॉर्ड कर दो। मनी पेड और पेबल है वो नहीं, अक्रू हो गया है ना, आपने दिया है नहीं दिया, भाई 30 तारीख हो गया सर पगार दो, अरे कल देता हूं, आउटस्टैंडिंग है, इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं अक्रूवल बेसिस। क्लियर है? नहीं यहां क्या नहीं समझा? फिर से एक बार, तेरे को मैंने बोला कि तू मेरे इधर जॉब कर, तेरे को पगार दूंगा मैं। हाँ सर ठीक है, अभी इसको मालूम है महीने के बाद पगार मिलेगा। अब 1 महीना हो गया, सर पगार मेरा कल देता हूँ, सर पगार कल देता हूँ, सर पगार कल देता हूँ। बिजनेस के लिए तो वो खर्चा अक्रू हो चुका है, तो मैंने मेरे बुक में लिखा है रिद्धिबा को सैलरी देने का है, मैंने लिख दिया ना, देने का है, दिया है क्या? पैसा दिया है क्या? नहीं, देने का बाकी है, अक्रू हो चुका है, उसी को कहते हैं अक्रूवल। जहां पे खर्चा या फायदा जनरेट हो चुका है तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, जब तक जनरेट नहीं हुआ है तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जनरेट नहीं हुआ है तो आप रिकॉर्ड नहीं हो, जनरेट हो गया है, मिला नहीं है बट रिकॉर्ड कर सकते हो। समझा? उसी को कहते हैं अक्रूवल बेसिस। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न। सुना है गोइंग कंसर्न? क्या होता है गोइंग कंसर्न? ये बिजनेस चलते रहना चाहिए, बंद होना चाहिए क्या? नहीं, तो हमारा बिजनेस इज ऑलवेज अ गोइंग कंसर्न। और गोइंग कंसर्न कब होगा? जब आपकी जो पॉलिसीज आप एडॉप्ट करते हो वो चलते रहेगा। ऐसा नहीं कि आज ऐसा करेंगे कल वैसा करेंगे कल ऐसा तो क्या आपके बिजनेस पे किसी को भरोसा आएगा क्या? तो आपकी बिजनेस को अगर गोइंग कंसर्न रखना है तो जो भी पॉलिसीज आप एडॉप्ट करते हो, जो भी आप बिजनेस के ट्रिक्स रखते हो, वो सब क्या होना चाहिए? सबको एप्लीकेबल होना चाहिए और वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न में दिया है, द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट is the basic idea that business will continue for a long time। Going concern का मतलब क्या है? Going concern concept is the basic idea that the business will continue for long time। Going concept का मतलब है कि जो बिजनेस, बेसिक हमारा जो आइडिया है कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत टाइम के लिए चलने वाला है। The going concern concept is the basic idea that the business will continue for long time, followed by all accountants while recording and reporting the business transaction। The going concern concept is also known as the concept of continuity। पहले पॉइंट में बताया कि जो बेसिक आइडिया है बिजनेस हमारा लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, सारे अकाउंटेंट को ये चीज फॉलो करना जरूरी है जब भी वो रिकॉर्ड या रिपोर्टिंग कर रहे बिजनेस ट्रांजैक्शन को। गोइंग कंसर्न का दूसरा नाम क्या है? कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। 3 पॉइंट है इसके अंदर। सबसे पहला है द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज द बेसिक आइडिया दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, followed by all accountant while recording and reporting the business transaction। Going concern concept is also known as the concept of continuity। समझा? 3 पॉइंट हुए। सबसे पहला मनी मेजरमेंट, दूसरा हुआ अक्रूवल, तीसरा हुआ गोइंग कंसर्न। तीनों पॉइंट क्लियर है? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट, कॉस्ट। कॉस्ट ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस सर, कीमत। बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बिजनेस कर रहे हो तो आपको कॉस्ट मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और जो रिकॉर्ड करोगे वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, सेलिंग प्राइस पे नहीं। क्योंकि मेरे बुक में मैं हमेशा उसका कीमत देखूंगा कितने का था। प्रॉफिट अलग, प्रॉफिट का कंसेप्ट अलग, सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट अलग, बट मुझे उसका कीमत तो मालूम होना चाहिए ना। अब मुझे कीमत ही नहीं मालूम है, मैंने यार यहाँ जा लेके जा और लॉस में बेच दिया तो इसके लिए कॉस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स दैट द आइटम्स यानी कि जो असेट्स है, एक्सपेंसेस है, शुड बी रिकॉर्डेड एंड वैल्यू ओनली एट कॉस्ट। कि जो भी आप असेट, जो भी आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एट कॉस्ट होना चाहिए, एट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, एट सेलिंग प्राइस नहीं।
हमारे किताब में हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे, हमारा जब भी मैं बोल रहा हूं इसका मतलब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। हमारा मीन्स ऑलवेज बिजनेस, नॉट मी, नॉट बिजनेसमैन, हमारा इज ऑलवेज बिजनेस। तो मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि बिजनेस कहता है कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब है कि जो भी मेरा असेट है, जो भी मेरा खर्चा है, दैट द आइटम्स सच एज असेट्स एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड एंड वैल्यूड ओनली एट कॉस्ट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। समझाइए। आगे सेकेंड पॉइंट दिया है, दिस इज बिकॉज कॉस्ट इज एन actual figure which can be checked from the actual bills etc. It is an objective figure which can be proved independently. अब मेरे पास जो बिल आएगा उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके आएगा क्या? मैंने असेट इतने में खरीदा कि उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड कर, मैं इसमें मेरा प्रॉफिट ऐड कर मैं इतने में बेचूंगा, ऐसा कुछ है क्या? अरे तेरा एक्सपेंस सैलरी 5,000 है, तेरा प्रॉफिट ऐड कर मेरे को दे दियो, और ऐसा होगा क्या? नहीं। तो अपने पास जो बिल होता है वो सब कौन से कीमत पे होता है? कॉस्ट पे होता है। इसलिए हम उसे रिकॉर्ड किस चीज़ पे करते हैं? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया? 3 पॉइंट इसके अंदर था। सबसे पहला पॉइंट था कि कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स दैट द आइटम्स सच एज assets and expenses should be recorded and valued only at cost in normal course of business. This is because cost is an actual figure which can be checked from actual bill. It is an objective figure which can be proved independently. Point clear है? इसके अंदर और एक है फिक्स असेट, कि फिक्स असेट का कॉस्ट क्या? फिक्स असेट जितने में परचेज किया है उतने में रिकॉर्ड करने का। कॉस्ट कंसेप्ट आर अप्लाइड टू फिक्स असेट, जैसे ऊपर असेट और एक्सपेंस दोनों चीज के लिए अप्लाई करते हैं। फिक्स असेट यानी कि बिल्डिंग, मशीन एसेट्रा मीन्स दैट द फिक्स असेट शुड बी वैल्यूड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। हमेशा फिक्स असेट कौन से कीमत पे लिखा जाएगा? ओरिजिनल। उसमें से तुम डेप्रिसिएशन कम करते जाओ उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट हमेशा वो किस चीज पे रिकॉर्ड होगा? ओरिजिनल कॉस्ट, या इसका दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल, हिस्ट्री में कितने में परचेज किया था, पास्ट में इतने में परचेज किया था, हमको वो मालूम होना चाहिए। इसलिए आपका बिजनेस को हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं, कॉस्ट को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट का नाम है। इधर वही चीज बोला गया है। फिक्स असेट शुड नॉट बी वैल्यूड एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। हमेशा याद रखो फिक्स असेट कभी भी मार्केट वैल्यू पे आपके बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिल इन द ब्लैंक। फिक्स असेट्स आर वैल्यूड एट डैश प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस। तो हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट। समझ में आया? ऐसा हम लोगों ने पहले, इसके पहले सुना है, क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, हम वो सुनते थे, बट यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, ये थोड़ा एनहांस होएगा, 12 से थोड़ा अपग्रेड तो हो गए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो 12th में पढ़ा है आपने और अभी पढ़ोगे तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा। अगर आपको 12th का कुछ याद है, अरे सर ने ऐसा बोला था, अभी ये ऐसा हो रहा है, तो इसका कनेक्शन मिल जाएगा तुमको, क्योंकि थियोरी के अंदर वही चीज़ एक्सप्लेन किया जाता है। एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बताया फिक्स असेट, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस को किस में रिकॉर्ड करेंगे? जितने में एक्चुअल में वो हुआ है, उससे ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं। कॉस्ट कंसेप्ट as applied to the expenses means the amount of expenditure relating to the business activity, that is cost of production, cost of administration, फिर cost of selling, cost of finance, ये सब जितना है उतने में ही लिखना है। अभी एग्जाम्पल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस एसेट्रा। फिर कॉस्ट ऑफ एडमिन में क्या आता है? सैलरी आता है, रेंट आता है। कॉस्ट ऑफ सेलिंग में क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट आता है, फ्रेट आता है। फाइनेंस में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन एसेट्रा। ये सब चीज़ें दिया गया है। हम किस चीज़ पे रिकॉर्ड करेंगे? जितना हुआ है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट में 3 चीज़ें। सबसे पहला है कॉस्ट कंसेप्ट, रिकॉर्ड करना है कॉस्ट में। असेट कॉस्ट में, एक्सपेंसेस जितना हुआ है उसके ऊपर रिकॉर्ड करोगे। पॉइंट क्लियर हुआ? 4 पॉइंट, मनी मेजरमेंट, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर आ रहा है रिकॉर्डिंग एट कॉस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स असेट, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। डन है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? करंट असेट। व्हाट इज करंट असेट? 1 साल के अंदर वाला असेट। 1 साल के अंदर वाला असेट का मतलब क्या होता है? कुछ असेट जो मैं लॉन्ग टाइम के लिए चलाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जीनत ने परचेज कर लिया है गाड़ी। अब ये गाड़ी जो परचेज किया जीनत ने, वो आज खरीदे और कल बेच देगी क्या? सर कम से कम 5-10 साल तो चलाऊंगी मैं, बराबर है। अब जीनत ने उसी जगह पे घड़ी खरीद लिया है और उसको घड़ी एक देख रही, सर पसंद नहीं आ रहा, मैं बदल देती हूँ।
फिर वापस खरीदा, फिर वापस बदल दिया, बराबर। और ये प्रॉपर्टी क्या है, बार बार बदल रही है, 1 साल के अंदर 3 बार बदल दिया, है तो उसका प्रॉपर्टी, बट उसे हम लोग फिक्स असेट नहीं कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, करंट असेट। वैसे ही बिजनेस के अंदर डेटर्स, कस्टमर असेट होता है, लेकिन उसे हम लोग कहते हैं करंट असेट। क्यों, जिसका उधार है उसने दिया, फिर दूसरा कस्टमर आएगा, फिर तीसरा कस्टमर आएगा, क्या वो कस्टमर फिक्स हो गया क्या, साल भाई तेरे को 2 साल का उधार दिया, ऐसा करेंगे क्या अपन, कस्टमर को कितने महीने का उधार देंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज्यादा उधार दोगे क्या, तो वो आपके असेट है, लेकिन करंट असेट। कैश आज 5,000 है, कल 10,000 होएगा, फिर 20,000 होएगा, फिर 2,000 हो जाएगा, पैसा भी बदल रहा है तो असेट, बट कौन सा असेट, करंट असेट। बात समझा, क्लियर। तो हमको इसको किस पे रिकॉर्ड करना है, तो कॉस्ट कंसेप्ट आर अप्लाइड टू द करंट असेट सच एज stock debtors, means that the current asset should be valued at their original cost. Current asset should not be normally valued at the current market value. वो तो हमने इधर भी पढ़ लिया सेम। क्या हम उसको मार्केट वैल्यू पे वैल्यू कर सकते हैं क्या, नहीं। इट शुड बी ऑलवेज वैल्यूड एट ओरिजिनल कॉस्ट, शुड नॉट बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू। हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, ऑन द बेसिस ऑफ conservatism, stock or debtor may be valued at less than the cost to the market to the provision likely to be losses. अब स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, कभी कभी कॉस्ट प्राइस भी दिया है, मार्केट प्राइस भी दिया है, लेकिन मार्केट वैल्यू बहुत कम आ रहा है और कॉस्ट वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा है, तो अपन किस पे रिकॉर्ड करेंगे, विच एवर इज लोअर। तो ऐसे सिचुएशन में अपने को मार्केट वैल्यू करना पड़ सकता है। तो देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, उसने क्लियरली बोला। नॉर्मली हम किस पे वैल्यू करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन देयर आर सम सिचुएशन जहाँ पे अपने को ऐसा लगे भाई ये प्रॉपर्टी का ओरिजिनल कॉस्ट जो है मार्केट प्राइस से तो बहुत कम में चल रहा है, तो अपने को वही लिखना पड़ेगा, तो मार्केट प्राइस सम सिचुएशन में लिखना पड़ सकता है। क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट है रियलाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट रियलाइजेशन। सुना है आपने रियलाइजेशन, भाषा बदल गया बट सुना तो है। सेल्स, सेल्स मतलब रियलाइजेशन, सेल्स का मतलब क्या है, रियलाइजेशन। तो हम बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हम लोग बेचेंगे, मुझे पैसा नहीं भी मिला है लेकिन सेल्स हो गया, तो रिकॉर्ड करूंगा कि नहीं रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। क्यों, क्योंकि सामान रियलाइज हो चुका है। रियलाइजेशन नॉर्मली मीन्स ऑब्टेनिंग द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड। द सेल्स बिकम कंप्लीट और रियल ओनली व्हेन द प्राइस इज रिसीव्ड। Until the price is realized, the sales is incomplete or uncertain in the transaction of sale of goods. Realization की दो बहुत सारी मीनिंग बताया उसने। Realization मतलब होता है sales of goods। अब realization complete कब होगा, जब तुमने बेच दिया और पैसा मिल गया, तो इसे हम लोग complete realization कहेंगे। लेकिन अगर बेच दिया है लेकिन पैसा नहीं मिला, तो इसे हम लोग incomplete realization कहेंगे या uncertain कहेंगे। देखो, रियलाइजेशन नॉर्मली मीन्स ऑब्टेनिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। रियलाइजेशन का मेन मोटिव क्या है, पैसा लेना। रियलाइजेशन नॉर्मली मीन्स ऑब्टेनिंग प्राइस ऑफ गुड्स। रियलाइजेशन नॉर्मली मीन्स ऑब्टेनिंग प्राइस ऑफ गुड्स। द सेल्स बिकम कंप्लीट और रियल ओनली व्हेन द प्राइस इज रिसीव्ड। अंटिल द प्राइस इज रियलाइज, जब तक प्राइस रियलाइज नहीं हुआ है, सेल्स इज इनकम्प्लीट और अनसर्टन इन द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स। जो सेल ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन में, उसमें अपन उसको क्या बोलेंगे, भाई ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है। रियलाइजेशन क्लियर हुआ। ड्यूअल एस्पेक्ट, ये तो पता ही रहेगा। व्हाट इज ड्यूअल एस्पेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट हैव वन डेबिट वन क्रेडिट, सुना है ये। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हम फॉलो कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट मीन्स टू एस्पेक्ट, बेनिफिट गिवन, बेनिफिट टेकन। एक डेबिट और एक क्रेडिट, आ रहा है जा रहा है, खर्चा हो रहा है फायदा हो रहा है, रिसीवर है गिवर है, ये पढ़ा है ना हमने। तो ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है टू एस्पेक्ट, बेनिफिट गिवन एंड बेनिफिट टेकन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। द बेसिक रूल ऑफ बिजनेस इज, बेसिक बिजनेस का रूल क्या है, एवरीथिंग हैज अ प्राइस, वी कैन ऑब्टेन बेनिफिट ओनली इफ वी गिव अप सम अदर बेनिफिट इन एक्सचेंज। सीधी बात है कि भाई मेरे को अगर उसका बेनिफिट लेने का, तो बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गुड्स हो या कुछ और हो। सिंपल है। द बेसिक रूल ऑफ द बिजनेस इज एवरीथिंग हैज अ प्राइस। हर एक चीज का कीमत होता है। हमने डायलॉग सुना ना, हर चीज का कीमत है, बोलो कितना चाहिए, सुना है ना। तो वैसे इसने भी वही बोला है, एवरीथिंग हैज अ कीमत, प्राइस।
वी कैन ऑब्टेन द बेनिफिट, अगर मुझे वो चीज चाहिए, बेनिफिट चाहिए, ओनली इफ वी गिव अप सम अदर बेनिफिट इन एक्सचेंज, अगर मैं बदले में कुछ दे रहा हूं तो मुझे वो चीज मिल जाएगा। समझाइए। सो ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट, और हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ बेनिफिट होता ही है। वी मस्ट रिकॉर्ड इन आवर बुक्स द वैल्यू ऑफ बोथ द बेनिफिट ऑब्टेन एंड द बेनिफिट गिवन, और हमको वो दोनों रिकॉर्ड करना है, इसलिए हम लोग कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। क्लियर। डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग, फिर डेबिट एंड क्रेडिट, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी, इसी को आप डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूअल एस्पेक्ट कहते हो। डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग में हमने सीखा ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट एंड क्रेडिट, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज। ये सारे पॉइंट्स आज के क्लास में हम लोग करने वाले। 1.6 से लेके 1.11 तक मैंने आपके टेक्स्ट बुक के सब करवा दिए। 1.1 से आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, 1.1 से लेके 1.11 तक के सारे टर्म्स मैंने करवाए, जिसमें आज था मनी मेजरमेंट, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर 4 पॉइंट्स करवा दिए, रियलाइजेशन एंड ड्यूअल एस्पेक्ट्स। क्लियर है। आज के क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही है। यस, आज के क्लास में इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।